छूत की चादर ओढ़े सोच रही दिन रात, शोषित पीड़ित अनादरित की फिक्र रही हर बात। छूत की चादर ओढ़े सोच रही दिन रात, शोषित पीड़ित अनादरित की फिक्र रही हर बात। संकल्प दृढ़ प्रखर बुद्धि थे ज्ञान के भंडार, समझ गए थे देश दशा लिख डाली हर बात। शोषित पीड़ित अनादरित का, शोषित पीड़ित अनादरित का करना था उद्धार, कर दिया जो करना था, कर दिया जो करना था। अब संभालो आइन की जज्बात, अब संभालो आइन की जज्बात। दोस्तों, आइए आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। तो इसका अनुवाद सविता पाठक जी ने किया है और इसी से कुछ अंश हम आपको बताएंगे कि अंबेडकर जी छुआछूत से कितने ग्रसित थे और उसका प्रभाव संविधान पर कैसे पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि छुआछूत जहाँ भी रहेगा वो समाज सुसंगठित या सुव्यवस्थित समाज नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े का कारण हमेशा बनता रहा है। उसी चीज को हटाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत प्रयत्न किया। तो सबसे पहले हम उसकी जीवनी के बारे में कुछ जान लें कि उनकी जीवनी क्या है और कहाँ उनका जन्म हुआ, उनका परिवार से क्या बैकग्राउंड रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर के महू गांव में हुआ था। और इसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा के बीच जो छुआछूत हुए और इसके साथ ही ये बाहर जाकर के विदेश में जाकर के जो एजुकेशन तालीम हासिल की, वहाँ के कल्चर को देखा और अपने भारत के कल्चर को देख करके कंपेयर किया कि क्या वहाँ भी छुआछूत है या यहीं पर छुआछूत है। यह सारी चीज़ें वो अपने ज्ञान के माध्यम से, इल्म के माध्यम से दूर करना चाह रहे थे। तो ये उनके जन्म की बात हुई और मृत्यु की अगर हम बात करें तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली में। आइए उनकी माता का नाम अगर जाने, उनकी माता का नाम भीमाबाई था और पिता जो थे रामजी मालोजी सकपाल, ये इनके पिता थे। पद और कार्य की बात करें तो ये संविधान निर्माता अर्थात भारत का जो संविधान निर्माण किया गया उनमें इनकी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही है, क्योंकि सबसे पढ़े लिखे विद्वान यही थे और इनको संविधान बनाने के लिए दिया गया। और ये भारत के कल्चर से वास्तव में रूबरू थे, बहुत ही नज़दीक से भारत के कल्चर को देखा था। उसके अकॉर्डिंग संविधान को लिखने का काम इनको दिया गया। तो बड़े सूझबूझ से इन्होंने संविधान का निर्माण किया और प्रथम विधि मंत्री, और जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद इनको भारत का पहला विधि मंत्री, विधि मतलब कानून मंत्री बनाया गया। अगर इनके शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय यानी अमेरिका में है और लंदन में इनकी एजुकेशन हुई। इनकी डिग्रियों के मामले में उस समय इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। इनके पास लगभग 32 डिग्रियां इनके पास थी और सबसे विद्वान व्यक्ति में ये गिने जाते थे। इनको सम्मान जो दिया गया बहुत बाद में दिया गया। सन 1990 में भारत रत्न से इनको नवाजा गया, यानी मरणोपरांत यानी मरने के बाद इनको ये सम्मान दिया गया। और इनकी पत्नी की बात करें तो ये एक सविता अंबेडकर थी
और दूसरे रमाबाई थी, यानी रमाबाई का इनका प्रथम विवाह था। इनके इंतकाल होने के बाद इन्होंने सविता अम्बेडकर से शादी की, जो 1956 तक इनका साथ रहा। तो आइए हम उस टॉपिक पे चलते हैं जहां वेटिंग फॉर अ वीजा की बात कही गई है। वहां से कुछ तथ्य निकल कर सामने आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर आत्मकथा लिख रहे हैं, तो उसमें इन्होंने लिखा कि जो छुआछूत भारत में है और जो छुआछूत हमने विदेशों में देखा, ये बहुत ही समाज के लिए दमनकारी होगा, अर्थात इस छुआछूत को खत्म होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग फिर इन्होंने ये लिखते हैं कि छुआछूत के बारे में लिखना और छुआछूत से अनुभव लेकर के लिखना, अर्थात जो हमारे जीवन में अनुभव हुए हैं उसको लिखना, दो तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन इन्होंने छुआछूत के बारे में सामान्य जानकारी तो नहीं दी, लेकिन जो इनके खुद का अनुभव रहा या दूसरों या दोस्त यारों का अनुभव रहा, उसको इन्होंने इस किताब में समाहित करने की प्रयास है। और एक बात और आपको बता दे कि वेटिंग फॉर अ वीजा का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो भी इसी किताब से हमें मिल जाता है। अर्थात ये कहिए कि इनकी आत्मकथा का जो शीर्षक है, वो शीर्षक कैसे प्रूफ होगा, जब हम इनके स्टोरी पढ़ते हैं, यानी आत्मकथा के अंदर स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें समझ में आता है कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ही इनके शीर्षक को रखा गया है। तो आइए, तो जैसा हमने कहा कि इन्होंने अनुभव को ज्यादा प्रमाण माना, उन्होंने स्वयं के अनुभव को अपनी किताब में लिखने का प्रयास किया। तो वो लिखते हैं कि कोरेगांव दुख स्वप्न बनी, पहला हेडिंग इनका यही रहा कि वो कोरेगांव कहाँ है और ये दुख स्वप्न कैसे बनी। तो पता ये चलता है कि इनके जो पिताजी थे, वो जब सूबेदार के पद से रिटायर हो गए, तो ये इनके पिताजी कोरेगांव चले गए। तो जब कोरेगांव चले गए तो अपने ये जो अंबेडकर जी थे, इनके और भाई बहन थे, ये लोग अपने काकी के पास रहा करते थे। तो वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी ने चिट्ठी लिख भेजा कि गर्मियों के समय में आप लोग, यानी अंबेडकर जी और उनके भाई, यहाँ कोरेगांव आए और वहाँ पर रहें या घूमने के लिए चले आए। तो यहाँ देखिए, वेटिंग फॉर अ वीजा, यहीं से अर्थ निकलता है कि वो चिट्ठी का इंतजार करते रहे, गर्मियों का टाइम इंतजार करते रहे। वेटिंग वही है, वीजा का मतलब होता है कहने का मतलब आज्ञा देना, परमिशन देना, और वेटिंग का मतलब इंतजार। तो जो इनके पिताजी ने कहा था कि आप कोरेगांव आइएगा और घूमिएगा, तो उसके इंतजार करते करते गर्मियों का समय आ जाता है और गर्मी में उनके पिताजी पूरा ब्यौरा लिखकर भेजते हैं कि किस स्टेशन पर रुकना है और कहाँ उतरना है, कैसे आना है। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने लिख के भेजी, पूरा एड्रेस पता, तो ये जब उस लेटर को पाते हैं अम्बेडकर जी, तो लिखते हैं कि बचपन में बहुत ही खुशी महसूस होती है कि हम लोग घूमने जाएंगे, कि जैसा कि आज भी बच्चे घूमने के लिए उतावले होते हैं और जाना भी चाहते हैं और उनको इंतज़ार भी रहता है कि गर्मियों में हम घूमने जाएंगे। इस तरीके से नए कपड़े, नए वस्त्र, सब कुछ लेकर के तैयारी होती है कि जाना है। और उस समय रेलगाड़ी पर बैठना भी बहुत ही स्वप्न की बात थी। इस तरीके से रेलगाड़ी पर बैठना और सफ़र करना, ये सारी चीज़ें उनके मन में एक खुशी की लहर पैदा कर रही थी। अब ये चार भाई जब कोरेगांव के लिए चले,
इसके पहले चारों भाइयों ने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिख दी थी कि हम फला डेट को, इस तारीख को हम आ रहे हैं कोरेगांव। तो हुआ यूं कि चिट्ठी भेजने के बाद चारों स्टेशन के लिए चले। लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि स्टेशन जो है 10 मील दूर था, तो उस 10 मील जाने के लिए हमने साधन का सहारा लिया और उस स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मेरे बड़े भाई ने जाकर स्टेशन मास्टर से टिकट लाया और टिकट ले आने के बाद कुछ क्षणों के बाद ट्रेन आ गई और ट्रेन पर हम चारों भाई उस पर बैठ गए और कोरेगांव के लिए वो ट्रेन चल दी। और जब वो गाड़ी कोरेगांव स्टेशन पर पहुंची तो उस समय शाम हो चुकी थी, या ये कह लिए कि 1 घंटा 1.5 घंटे का समय केवल शेष रहा। तो वहां से जब गाड़ी से उतरे हम लोग और इंतजार करते रहे कि मेरे पिताजी या मेरे पिताजी ने किसी को भेजा होगा, उनके साथ मैं कोरेगांव जाऊंगा। लेकिन ये प्रतीक्षा ही रही। आधा घंटा 1 घंटा बीत जाने के बाद भी कोई हम लोगों को लेने के लिए स्टेशन पर नहीं आया। तब उस स्टेशन पर हम चारों भाई अनजान थे और जब सभी लोग यानी स्टेशन पर जितने यात्री थे सभी चले गए अपने अपने घर को, तो हम वहाँ चारों भाई शेष रहे, अर्थात वहाँ पर कोई और नहीं था। केवल हम इंतजार करते करते वहाँ बैठे रहे। तो कुछ देर के बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि हमारा पहनावा और ओढ़ावा अर्थात मेरी जो वेशभूषा थी इतनी सुसज्जित थी कि स्टेशन मास्टर हमको एक ब्राह्मण समझ रहा था। इससे प्रभावित होकर उसने बातचीत की। लेकिन कुछ समय के बाद स्टेशन मास्टर ने यह भी पूछा कि तुम कौन हो। तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं कि मैंने तपाक से उत्तर दिया कि हम महार जाति के हैं। तो उस समय यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महार जाति को अछूत समझा जाता था। ये बात जब स्टेशन मास्टर ने सुनी तो वो थोड़ा विचलित हुआ और बिना कुछ कहे स्टेशन मास्टर वहां से चला गया। फिर करीब आधा घंटे और बीत गए। हम लोग इंतजार करते रहे कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर स्टेशन मास्टर ने फिर हमारे पास आए और उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो। वो सारी चीज़ें स्टेशन मास्टर पूछने लगा, क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि जो पैसेंजर है तो कहाँ जाएगा, रात हो गई है, कैसे है। तो वो अपनी जानकारी के लिए उनसे पूछने लगा। तो वो जो स्टेशन मास्टर ने जब पूछा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी मिल जाए तो हम लोग उससे कोरेगांव चले जाएंगे, या अगर पैदल चलने का रास्ता हो यानी दूरी कम हो तो हम लोग पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उस बैलगाड़ी को हाँकने वाले जो हाँकत थे या जो बैलगाड़ी को चलाने वाले थे, वो लोग अछूत को अपनी गाड़ी पर बैठाना नहीं चाह रहे थे या चाहते थे। इस प्रकार स्टेशन मास्टर ने जब बैलगाड़ी वालों से बात की तो बैलगाड़ी वालों ने तुरंत मना कर दिया कि हम उन लोगों को नहीं ले जाएंगे। फिर जब बात नहीं बनी तो इस बात पर आकर रुकी कि अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दिए जाए बैलगाड़ी वाले को और बैलगाड़ी
उन लोगों को ना हाँकने दिया जाए, अर्थात हम लोग बैलगाड़ी को हाँक लेंगे और पैसा भी एक्स्ट्रा देंगे तो हमको जाने दिया जाए। इस प्रकार की बात करके किसी बैलगाड़ी वाले को राजी किया, और जब राजी किया तो उस पर चारों भाई सवार हुए। बड़े भाई ने बैलगाड़ी को हाँकना शुरू किया और बैलगाड़ी को हाँकता था, और जिसकी बैलगाड़ी थी वो पैदल चल रहा था। यानी अछूत की ऐसी मिसाल आप यहाँ पर देख सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कैसा व्यवहार वहाँ पर हुआ है। तो जब वो बैलगाड़ी से चलते रहे, लेकिन जो रास्ता था कोरेगांव का वो लंबा था। रास्ते में ही अंधेरा छाने लगा। एक रास्ते में एक नदी पड़ती थी, और उस नदी के पास बैलगाड़ी वाले ने कहा कि यहीं पर ठहर करके कुछ जलपान कर लिया जाए तो आगे चला जाए, अन्यथा पानी आगे मिलने वाला नहीं है। तो फिर लिखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि हम लोगों ने अपना खाना निकाला और खाया, लेकिन जब नदी के पास पानी की तलाश में गए तो वहाँ का जो पानी था वो गोबर और पशुओं के नहाने से पूरा गंदा हो गया था, और उसमें से बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से उस पानी को पीना हमारे लिए दूभर था। हम लोगों ने आधा ही पेट खाकर टिफिन को बंद कर दिया और फिर वहीं पर आराम करने लगे और उस बैलगाड़ी वाले का इंतजार करने लगे, क्योंकि वो बैलगाड़ी वाला भी कहीं जलपान के लिए चला गया था। कुछ देर के बाद वो बैलगाड़ी वाला आया और बैलगाड़ी को लेकर फिर चला। कुछ दूर चलने के बाद जब हमने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा कि आखिर कोरेगांव कितनी दूर है, तो उसने बस कहा नज़दीक ही है, पहुंचने वाले हैं। इस तरीके से वो हमें बांधे रखा। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि हम लोगों को डर भी लग रहा था, क्योंकि रात बीती जा रही थी और ये डर लग रहा था कहीं ये बैलगाड़ी वाला जो है हमारे सामानों को लूट ना ले, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ सोने चांदी के भी गहने मौजूद थे। इस तरीके से वो डर रहे थे। और कुछ दूर जब चले तो वहाँ पर देखा कि एक जो है रोशनी दिखाई दे रही थी, चुंगी। वहाँ रास्ते में एक चुंगी पड़ती थी जहाँ पर दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा था। उन बैलगाड़ी वाले ने कहा कि साहब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से बहुत नज़दीक है। इस प्रकार वो लोग चुंगी के पास पहुँच जाते हैं। फिर गाड़ीवान ने तो वहाँ पहुँचने के बाद अपने गाड़ी को ढील देता है, यानी बैलों को अलग कर देता है। कहता है कि यहीं पर आराम कर लीजिए, फिर सुबह हम लोग कोरेगांव जाएंगे। इस प्रकार वो वहाँ पर आराम करने के लिए रुकता है। वहाँ सभी चारों भाई आराम करते हैं। चूँकि वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भी एक घटना घटती है कि बैलगाड़ी वाला उनसे कहता है कि साहब यहाँ पानी मिल जाएगा चुंगी के पास। चूँकि वो लोग हिंदू हैं और आप जब उनसे पानी मांगिएगा तो उनको बता दीजिएगा कि मैं मुसलमान हूँ, अर्थात झूठ बोलिएगा तो पानी आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे और पानी के लिए जब गए चुंगी के पास, वहाँ हमने यही कहा और उर्दू में बोलने का प्रयास किया, यानी उर्दू में मैंने बोला, अर्थात उर्दू हमने सीखी थी इसलिए उर्दू को बोलने लगा। लेकिन फिर भी वो हिंदू समझ गया कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं, अर्थात वो बड़ी बेइज्जती के साथ उसने कहा कि यहाँ पानी तुम्हारे लिए कौन रखा है, जाओ अगर तुमको पानी लेना है तो कहीं दूसरी जगह से ले आओ, पहाड़ी के उस छोर से ले आओ। वहाँ भी उनको पानी नहीं मिलता है छूत अछूत के कारण। फिर वो वापस आते हैं। चारों भाई डरे हुए थे, अर्थात दो भाई सोने लगे तो दो भाई जागने लगे, अर्थात इस प्रकार से उन्होंने रात काटी। सुबह 4 या 5 बजे में ही वो गाड़ीवान आया और कहा अब चलते हैं कोरेगांव। वो तुरंत गाड़ी पर बैठा, अर्थात अब उसका बड़ा भाई
गाड़ी को नहीं हाँक रहा था, बल्कि गाड़ीवान ही अब गाड़ी को हाँकने लगा था। अर्थात ये भी अजीब मंजर था कि जहां बात क्या तय थी और क्या हो रहा था, अब वो जिसे अछूत समझ रहा था बैलगाड़ी वान, तो वो गाड़ी वान जो है गाड़ी को हाँकने लगा और गाड़ी को लेकर आगे बढ़ा। इस प्रकार सुबह होते होते यानी 8 बजे वहां से निकले, 11 बजे तक वो कोरेगांव में पहुंच गए। कोरेगांव में पहुंचने के बाद अपने पिताजी से मिले। पिताजी ने सारी बात बताई और अंबेडकर ने सारी बात बताई। चूंकि अंबेडकर कह रहे थे कि मैंने चिट्ठी तो आपको लिख दी थी और डेट भी बता दिया था, लेकिन वो चिट्ठी पिताजी को ना मिलकर के उसके नौकर को मिली थी और वो नौकर चिट्ठी की पिताजी को ना दे करके अपने पास ही रख लिया था, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना अंबेडकर जी को उठानी पड़ी, यानी समस्याएं उठानी पड़ी उस सफर में। तो यह थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोरेगांव की यात्रा, जो उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा से लिया गया है। एक दूसरी घटना की तरफ हम आपको ले चलते हैं, जो है 40 गांव, जहां आत्मसम्मान होता है और वहां एक दुर्घटना भी घटती है। ऐसी समस्या की ओर ले चलते हैं। वो भी आपके वेटिंग फॉर वीजा की एक अंश है। उसमें ये कहानी है कि उस समय दलित से संबंधी, यानी जो हिंदू और दलित में जो संघर्ष था या जो विद्रोह हुआ था, या कह लीजिए जो घटनाएं हो रही थी, उस घटना की समस्या को जानने के लिए इनको एक कमेटी में नियुक्त किया गया था। यानी उस कमेटी के ये सदस्य थे, उस चीज का यानी उसका सर्वे करना था। तो उसके लिए ये 40 गांव के लिए चलते हैं। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं, अछूतों और छूत के बीच क्या समस्या है, जाकर उस समस्या को सर्वे कीजिए। इस प्रकार अंबेडकर जी 40 गांव की तरफ चलते हैं और 40 गांव में एक धूलिया नाम का शहर है, जहां महार जाति रहा करते हैं। तो जब ये 40 गांव के लिए चले, ट्रेन से गए, उसके बाद 40 गांव स्टेशन पहुंचे, तो वहां पर धूलिया के जो महार जाति के लोग थे, इनका बड़ा सम्मान करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि महार जाति के जो लोग थे वो बड़े ही पददलित हो गए थे, यानी परेशान हो गए थे समस्याओं से, तरह तरह से। उनके बीच में उन्हीं के जात का एक व्यक्ति जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, उसका वो सम्मान करना चाहते थे। जो व्यक्ति इंटरनेशनल हो चुका था, नेशनल हो चुका था, सभी लोग जानते थे, ऐसे व्यक्ति को वो महार जाति के लोग सम्मान करना चाहते थे। तो बहुत से लोग स्टेशन पर भी गए, फूल माला लेकर गए, सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन वहाँ उस स्टेशन से जो धूलिया का रास्ता है वो बहुत थोड़ा सा है। चाहते तो पैदल जा सकते थे, लेकिन धूलिया के महार जातियों ने उनको पैदल नहीं चलने दिया। उनके लिए एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की कि जो हमारे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उसी बैलगाड़ी से हमारे गांव तक आएंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन उसके बीच जो घटना घटती है वो बहुत ही अजीब तरह की घटना है। आप उसको अच्छे से जानिए, देखिए इसमें होता क्या है कि जब वो महार जाति के लोग बैलगाड़ी भेजते हैं, तो जो अक्सर बैलगाड़ी को चलाने वाला कोई दूसरी कास्ट का होता है, वो भी छूत अछूत से ग्रसित है, वो भी अछूत को अपनी बैलगाड़ी पर लाने से मना कर दिया। अर्थात उसने बैलगाड़ी तो दे दी, लेकिन बैलगाड़ी को हाँकना गंवारा नहीं समझा। अर्थात उसने बैलगाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जो थोड़ा बहुत जानता रहा होगा चलाना, गाड़ी को हाँकना। इस प्रकार वो बैलगाड़ी स्टेशन पहुंची, जहां बैलगाड़ी को हाँकने वाले ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाड़ी पे बिठाया और वहां से ले चलने लगा। जैसे ही वो गाड़ी को हाँकता है,
उसके गाड़ी चलाने के अंदाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये मालूम हो जाता है कि ये गाड़ीवान जो है कोई अच्छा गाड़ीवान नहीं है। कहने का मतलब इसको चलाने का ढंग नहीं मालूम है। तो कहीं जा करके एक कार से टकरा जाती है बैलगाड़ी, तो वहां भी वो बाल बाल बचते हैं। इसी प्रकार आगे जैसे ही चलते हैं, वहां एक छोटा सकरा सा पुल है जो पत्थरों का बना हुआ है और इर्द गिर्द में पत्थर वहां पर पड़े हुए हैं। और जब बैलगाड़ी उस नदी के पुल से पार होती है तो अचानक वो बैलगाड़ी टकरा करके टूट करके नदी में जा गिरती है। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गिर पड़ते हैं पत्थरों पर और बेहोश हो जाते हैं, यानी अचेत हो जाते हैं। तो उनके जो लोग थे, इंतजार कर रहे थे, वो लोग किसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वहां से ले जाते हैं और उनका वहां पर अच्छे से उपचार करते हैं। उनके पैर भी टूट जाते हैं। इस प्रकार यहाँ भी अछूत की दशा इस घटना में दिखाई गई है कि बैलगाड़ी को हाँकने के लिए कोई छूत व्यक्ति नहीं है। छूत व्यक्ति ने बैलगाड़ी तो दे दिया, लेकिन वो चलाने वाला उसी जात का था जो अनभिज्ञ था, जिसको कोई जानकारी गाड़ी चलाने की नहीं थी, जिसकी वजह से ये घटना वहाँ पर घटती है। इस प्रकार जब धूलिया में अंबेडकर जी रहते हैं तो वहाँ की जातियों ने, महार जातियों ने उनका बड़ा स्वागत और सम्मान किया। इस प्रकार ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। हम इसी वेटिंग फॉर अ वीजा में एक तीसरी घटना की तरफ ले चलते हैं। वो घटना हैदराबाद की है, औरंगाबाद, हैदराबाद के औरंगाबाद में है। वहाँ एक किला है, एक फोर्ट है। उस किले को देखने के लिए इनकी एक टीम वहाँ जाती है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक टीम जाती है। 30 आदमियों का ग्रुप जाता है उस किले को देखने के लिए, उस फोर्ट को देखने के लिए। लेकिन उस फोर्ट जो किला का फाटक है, उस फाटक के सामने एक पानी का बड़ा सा हौज बना हुआ है और ये लोग, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो कई साथी हैं, वो बहुत थके हारे हुए हैं। उनके कपड़े गंदे हो गए, उनके चेहरे गंदे हो गए, यानी इस तरीके से तरह तरह से वो समस्याओं में तो वो थके हुए थे और उस थकान को दूर करने के लिए उन्होंने उस पानी में अपने हाथ और मुंह को धोया और पानी जो भी पीना था पिया। तो इस बात को देख करके वहाँ एक मौलवी साहब थे, या कह लीजिए मुल्ला जी थे, जिनकी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी, टोपी लगाए हुए थे, और उस समय रमज़ान का महीना था और उस रमज़ान के महीने में वो लोग व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो जब इस घटना की जानकारी उस मौलवी साहब को मिली तो मौलवी साहब ने अंबेडकर जी पर, या कह लीजिए उस ग्रुप पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, यानी कि तुम लोग अछूत हो और तुम लोगों ने इस पानी को छू करके सारे पानी को गंदा कर दिया। इस प्रकार से वहाँ मौलवी साहब, यानी मौलवी साहब के साथ में जो और लोग थे, यानी जो सैनिक वगैरह थे, वो भी उनका साथ देने लगे। इस प्रकार से वहाँ भी बड़ी बेइज्जती का सामना उन लोगों को करना पड़ा। फिर भी वहाँ पर कई उन्होंने जवाब दिए, तर्क दिए, जिसकी वजह से वो मुसलमान थोड़ा सा नरम पड़ा, लेकिन फिर भी बेइज्जती तो हो ही चुकी थी। आगे की दास्तान ये है कि उस किले को देखने के लिए वहाँ उस मौलवी साहब से पूछा कि क्या मैं किले के अंदर जाकर किले को देख सकता हूँ। तो ये इसके लिए उन्होंने अंदर से परमिशन मांगी, तो उन्हें परमिशन मिली, लेकिन उनके साथ में एक संरक्षक उनकी देखरेख के लिए कहीं कुछ पानी को ना छू दे या किसी और चीज़ को ना छू दे, इस प्रकार उनके साथ भेजा गया। उन्होंने पूरे किले को देखा। इस प्रकार जगह जगह छूत अछूत की बात ये आती है और इसके साथ ही ये घटना भी समाप्त होती है। लेकिन एक और घटना की जिक्र मैं इसी में करता हूँ
जो स्कूल की घटना है, स्कूल में अक्सर उनको बोरे ले जाना पड़ता था। वो अपना बोरा अलग एक किनारे बिछा कर बैठते थे। उनके सब साथियों के साथ घुलने मिलने का कोई अधिकार नहीं था। जो यहाँ भी छुआछूत के बारे में आपको जानकारी मिलती है। दूसरी घटना ये आपकी इसी में है, जो उनके बाल होते थे, बाल बनाने के लिए कोई नाई उनके बाल को नहीं काटता था। क्यों? क्योंकि वो अछूत जाति के थे। उनके बाल को उनकी बहन ही काटा करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे या कुछ नहीं थे, सब कुछ होने के बावजूद लेकिन नाई उनके बाल को नहीं काटता था। इसी प्रकार कपड़े धोने की बात आती है तो कपड़ा भी उनकी बहन ही धोया करती थी। ऐसा नहीं था कि उस गांव में कोई धोबी नहीं था, धोबी थे, लेकिन वो लोग भी उसे अछूत मानते थे। और आपको इसी का एक घटना मैं और जिक्र करता हूँ, एक घटने की। वो घटना इसके बीच में आई हुई है। वो घटना ये थी कि जब अंबेडकर साहब विदेश से पढ़ करके जब भारत आए तो उनको बड़ौदा के राजा के यहाँ सेवा देना जरूरी था। और वही जो है राजा इनको जो है भेजे थे पढ़ाई के लिए, इनको स्कॉलरशिप दिए थे, इनकी मदद किए थे। इस प्रकार बड़ौदा के राजा के यहाँ इनको सर्विस देना अनिवार्य था। तो जब वे विदेश से आए तो वे बड़ौदा के राजा के यहाँ महालेखाकार या प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त किए गए। बट जब वो रहने के लिए अपने मकान की तलाश करते रहे कि कहाँ मैं रहूं, जबकि उनके दिमाग में था कि ये भारत जो है छूत और अछूत का है, यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। इस असमंजस में थे कि अपने साथी के यहाँ जाएं, किसके यहाँ जाएं। तो स्टेशन पर जैसे ही उतरे तो उनको ये लगा कि हमको किसी होटल में जाना चाहिए। तो उन्होंने किसी बैलगाड़ी या कार वाले से पूछा कि कोई होटल मिल सकती है। तो उन्होंने एक पादरी सराय की बात की। उस सराय में वो गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने रूम को तो देख लिया, रहने का सब कुछ हो गया, लेकिन जब उनके पहनावे और ओढ़ावे से उस सराय के केयरटेकर ने जब उन्हें ध्यान दिया, पादरी सराय में वो पादरी केयरटेकर जो था वो समझ गया कि ये आदमी पादरी नहीं है। उसने कहा कि ऐसा है कि यहाँ से आप निकल जाइए। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ प्रलोभन देने की कोशिश की। अर्थात अंबेडकर ने कहा कुछ पैसे हमसे ज़्यादा ले लीजिए और मैं अपने नाम को बदल देता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने नाम बदल दिए और उस केयरटेकर को एक्स्ट्रा पैसे देने की बात कही, लेकिन वहाँ से वो अपनी सर्विस पर जाने लगे। इस तरीके से टोटल कुल 11 दिन वहाँ रह पाए थे। 11 दिन रहने के बाद वो जो है एक दिन अचानक होता क्या है कि कई लोग लाठी और डंडे लेकर के उस वहाँ तक पहुँचते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर खैरियत नहीं है, अर्थात लड़ाई झगड़ा होना तय है। वो वहाँ पर रहे और वो लोग वहाँ पर आए। उन्होंने सवाल किया और उस सवाल का जवाब मेरे पास कुछ भी नहीं था। इस प्रकार वो लोग मारपीट तो नहीं किए, लेकिन इतनी धमकी जरूर मिली कि तुम शाम तक इस जगह को खाली करके यहाँ से चले जाओ। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने यह भी समस्या थी कि हम खाली करके जाएं तो कहाँ, क्योंकि दोस्त यार यानी जो हिंदू दोस्त थे जो उनके साथ पढ़ाई किए थे वो भी जवाब दे चुके थे और जो क्रिश्चियन साथी थे वो भी जवाब दे चुके थे। अब हम जाएं तो कहाँ। इस प्रकार से वहाँ से वो बम्बई प्रेसिडेंसी जाने का फैसला ले लिया। इस प्रकार से ये छुआछूत के बीच अंबेडकर किस तरीके से रहे हैं ये आपके सामने ये स्टोरी प्रस्तुत होती है, अर्थात वेटिंग फॉर अ वीजा के माध्यम से।
और अगर इसके आगे की बात करें तो जैसा कि जगह जगह फिल्मों में या स्टोरियों में आपको उनके बारे में बताया गया है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि ये जो संविधान हमारा है, अर्थात भारत का जो संविधान है, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो उस संविधान के नाते इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज भी लोग दिलों से, या कह लीजिए कि बड़ी ही सम्मान के साथ उनका नाम भी लेते हैं, उनका आदर भी करते हैं। तो आइए अब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।